हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि द हिंदू के आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन सी न्यूज़ पढ़ने वाली हैं और कौन कौन सी न्यूज़ छोड़ने वाली हैं। किस न्यूज़ में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन सा ऐसा तथ्य है जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो पूरी सीरीज़ चलेगी वो उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि हमें द हिंदू में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और वो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से द हिंदू को नहीं पढ़ते हैं। ये सीरीज़ उनके लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाली है जो बच्चे द हिंदू नहीं पढ़ पाते हैं खाली भाषा के एक सीमा की होने की वजह से, भाषा की मर्यादा की वजह से, कि वो ये नहीं जान पाते हैं कि अंग्रेजी के शब्द का अर्थ क्या है। फिर वो वोकैबुलरी के लिए डिक्शनरी लेके बैठेंगे तो उनको बहुत समय लग जाता है। इसलिए महत्वपूर्ण सीरीज़ है, ध्यान दीजिएगा। पहले पेज से शुरू करते हैं। पहले पेज पे केवल एक ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है। डिज़ास्टर आई है वायनाड में। वायनाड केरल का एक ज़िला है जहाँ से राहुल गांधी सांसद चुन करके आते हैं। हालांकि अब तो वो रायबरेली से सांसद हैं, वायनाड से उन्होंने सीट छोड़ दी थी। तो वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड एक डिज़ास्टर होता है, मतलब भूस्खलन इसको हिंदी में कहते हैं, भूस्खलन। तो भूस्खलन जो हुआ है वायनाड में, तो इससे क्या इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अगर पूछा जाए आपसे, तो दो तीन चीज़ें निकल करके यहाँ पे आएंगी आपकी। पहले कि इसका क्या कारण होता है भूस्खलन होने का, मतलब रीजंस क्या होते हैं। उसके अलावा इसका क्या प्रभाव है, इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं वहाँ की इकोनॉमी पे, लोगों के रहन सहन पे क्या प्रभाव पड़ता है इसका, जान माल की क्या हानि होती है, कैसे कैसे जीवन प्रभावित होता है, ये सब चर्चा होगी। फिर उसके अलावा इससे निपटने के क्या उपाय होते हैं, इसको रोकने के उपाय पहले तो, और उसके बाद ऐसे कौन से मेजर्स हैं जो इनके लिए उठाए जा सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें अगले पेज पे, पेज नंबर 2, 3 और 4। 2 पे तो एक ऐड था बड़ा सा, 4, 5, ये तीनों पेजेस पे तमिलनाडु में जो समिट हो रही है, वुमेन समिट, उसको डिवोट किया गया है। तो ये केवल तमिलनाडु लोक सेवा आयोग के लिए जो परीक्षा देते हैं उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण इतना नहीं है जो संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित हैं छात्र, या फिर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं। सीधे आते हैं पेज नंबर 6 पर। पेज नंबर 6 पर 2-3 तथ्य ऐसे हैं जो आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, साथ ही साथ GS3 में भी काम आ सकते हैं। एक सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम आया है न्यूज़ में, और एक चार दुआ रिजर्व फॉरेस्ट है जिसका नाम आया है। ये असम के दोनों हैं, असम के प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, संरक्षित क्षेत्र हैं जिनका नाम अभी आया है। और NGT, इनका नाम क्यों आया है अगर पूछा जाए तो सीधी सी बात है कि एक बहुत आसान खबर थी। 68 स्कूल्स ऐसे हैं जो इन दोनों प्रोटेक्टेड एरियाज़ के क्षेत्र में आ रहे हैं। उसके अलावा NGT का फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा क्योंकि NGT का भी जिक्र उसमें था। NGT का फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा और कंपोजिशन, कैसा संगठन होता है NGT में, कौन कौन शामिल होता है और क्या कार्य करता है NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। पेज नंबर 7 पे कुछ महत्वपूर्ण नहीं था, कुछ स्टेट और पॉलिटिक्स रिलेटेड खबरें थी। फिर पेज 8 पे आते हैं। पेज 8 पे आर्टिकल्स का पेज था ये। तो आर्टिकल तो देखिए महत्वपूर्ण है आपके लिए, लेकिन आर्टिकल में जिन चीज़ों का जिक्र किया गया है उनके बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल के ऊपर एक आर्टिकल था कि कैसे जो डिजिटल क्रिएटर होते हैं, जैसे चर्चा उसमें ये थी, जो मैंने आर्टिकल पढ़ा, कि जो ध्रुव राठी जी हैं जिनके वीडियोस से माना जा रहा है कि चुनाव पे काफ़ी प्रभाव पड़ा, रवीश कुमार का चैनल जिनके वीडियो से काफ़ी प्रभाव पड़ा चुनाव में मत देने वालों पर, तो उनको डिजिटल क्रिएटर कहा जाता है। तो कैसे डिजिटल क्रिएटर जो है वो डिजिटल क्रिएटर के ऊपर एक शिकंजा जैसा कसने की बात की जा रही है इस ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल 2024 में। तो उसके ऊपर आर्टिकल था, तो इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि इसमें क्या क्या प्रावधान लाए जाएंगे और कैसे इसको रेगुलेट किया जाएगा। पेज 8 पे एक साइड में एक आर्टिकल था गवर्नर की जो एक पावर होती है कि गवर्नर अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई भी जो बिल होता है उसको रख सकता है प्रेसिडेंट की अनुमति के लिए, मतलब प्रेसिडेंट की सलाह के लिए उसको रख सकता है। तो इस पावर के ऊपर एक जो तेलंगाना सरकार है उसने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है कि गवर्नर के पास ये पावर थोड़ी विवेकाधीन ज़्यादा ही हो जाती है और गवर्नर अपने विवेक का प्रयोग गलत तरीके से करता है। तेलंगाना सरकार का मानना है कि गवर्नर से पावर जो उसको मिली है ये असीमित क्यों है, इसके ऊपर कुछ बंधन होना चाहिए कि गवर्नर जब चाहता है कोई बिल रख लेता है, ये गलत है, ऐसा तेलंगाना सरकार ने बोला है। तो हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्या है, तेलंगाना ने क्या बोला है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि गवर्नर की ये जो पावर है
ये हमारे संविधान के किस आर्टिकल में है, उस आर्टिकल के सारे प्रस्ताव पढ़िएगा बढ़िया से, उस आर्टिकल के सारे उपबंध आपको याद होने चाहिए, उससे रिलेटेड कोई सुप्रीम कोर्ट का केस है तो याद होना चाहिए। ठीक है, आगे पेज नंबर 9 है, लीगल एडवाइजरी काउंसिल और इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की बात की गई है। तो इन दोनों के बारे में पढ़ना खाली महत्वपूर्ण है, आर्टिकल तो बहुत बड़ा था लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण आर्टिकल नहीं है। बात इसमें की गई है कि लीगल एडवाइजरी काउंसिल, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जैसी जो संस्थाएं हैं, ये सरकार को जो सलाह देने में इनकी अक्षमता यानी क्षमता जिसको बोल सकते हैं, उसकी बात की गई है कि ये क्या अच्छी सलाह नहीं दे पा रही है, ऐसा कुछ हो रहा है कि जो सरकार अचानक से निर्णय ले लेती है, या फिर कोई और बात है। इन सब की चर्चा की गई है। हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, लीगल एडवाइजरी काउंसिल के बारे में पढ़ना, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल EAC के बारे में पढ़ना। इसके अलावा हरियाणा और पंजाब की जो ओलंपिक में परफॉर्मेंस रहती है, ये हमेशा आपने देखा होगा अच्छी रहती है। तो इसका रीज़न क्या है, इसकी केस स्टडी दी हुई है पेज नंबर 9 पे नीचे साइड में थोड़ा सा। तो उसमें कुछ तालिकाएं बनी है जिसमें ये लिखा हुआ है कि हर ओलंपिक में कितना % हिस्सा हरियाणा पंजाब से आता है मेडल्स का। एक केस स्टडी के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। स्पोर्ट्स रिलेटेड केस स्टडी GS4 में भी आ सकती है, और साथ ही साथ आप इसका प्रयोग GS1 में समाज वाले क्षेत्र में कर सकते हैं कि किस प्रकार महिला वर्ग के उत्थान के लिए हरियाणा पंजाब अपने स्पोर्ट्स को बढ़ाता है और उसमें महिलाओं को भी आगे बढ़ा रहा है। कुछ देखिए, ऐसे ही धीरे धीरे आपका जो ज्ञान है वो वर्धित होगा, ज्ञानवर्धन आपका होगा धीरे धीरे, और आप मेंस में उत्तर को हर दिशा में लिख पाएंगे, हर विमा पे लिख पाएंगे। फिर पेज नंबर 10 पे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो एक केस स्टडी है म्यांमार की, पूरा पेज ही उसने खा लिया है। म्यांमार में कौन कौन से संगठन हैं, कुछ पीपल्स फ्रीडम आर्मी करके कुछ संगठन है, ऐसे 2-3 संगठनों के नाम दिए गए हैं, कैसे कैसे उन्होंने लड़ाई की इसके बारे में है। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक नज़र मारी जा सकती है कि म्यांमार जो है वो कैसे एक अच्छा खासा मुल्क होने के बाद भी सैन्य ताकतों के दबाव के तहत दबा हुआ है, और पूरा इकोनॉमी जो है उसकी क्राइसिस में है। इसके ऊपर वो केस स्टडी है, बढ़िया केस स्टडी है, पढ़ने लायक है। फिर पेज 11, 12, 13 कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसे ही कुछ पॉलिटिक्स की इधर उधर का बोल बच्चन। फिर पेज 14 पे आएंगे तो 150% कस्टम ड्यूटी लगा दी गई है लैब केमिकल्स पे। आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये लैब केमिकल्स पे जो कस्टम ड्यूटी थी पहले वो 10% थी, और उसको इस बजट में बढ़ा के सीधे 150% कर दिया गया है। तो इस पर तो व्यंग ये भी किया जा रहा है कि क्या कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है कि 0% एक्स्ट्रा, 0 एक्स्ट्रा बढ़ गया है, 15 की जगह 150 हो गया है। क्योंकि इससे लैब केमिकल्स पे अगर कस्टम ड्यूटी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली असर पड़ेगा दवाओं पे, दवाएं भी महंगी होंगी, फिर भारत का दवाओं का एक्सपोर्ट भी घट सकता है, और साइंटिस्ट को तो दिक्कत होगी ही होगी। फिर पेज 15 पे आप आएंगे तो FDI रूल्स की बात की गई है कि चाइना के, स्पेसिफिकली चाइना के बारे में, कि अभी ऐसा कोई विचार नहीं चल रहा है कि चाइना के लिए जो कर्व लगा हुआ है, आपको पता होगा कि ऑटोमेटिक रूट और जो दिल्ली रूट बम्बई रूट के तहत FDI आती है, उस पर कैसे चाइना के लिए स्पेसिफिकली कुछ रूल हैं कि इसमें बांग्लादेश वगैरह को तो शामिल कर लिया गया, लेकिन चाइना के लिए शामिल नहीं किया गया। तो चाइना पे कुछ बंधन है, तो उसमें अभी कोई भी चेंज लाने के लिए बात नहीं चल रही है। आपको FDI रूल्स पढ़ना चाहिए। विलफुल डिफ़ॉल्टर शब्द का प्रयोग किया गया है पेज नंबर 15 पे। RBI ने विलफुल डिफ़ॉल्टर के लिए कोई एक नई नीति बनाने की घोषणा की है, तो इसलिए विलफुल डिफ़ॉल्टर क्या होता है आपको जान लेना चाहिए, जो लोग जानबूझकर अपना ऋण नहीं चुकाते हैं। तो इसको थोड़ा इकोनॉमिक्स की भाषा में समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को भी पढ़ लीजिएगा, जिक्र हुआ है क्योंकि, और इस वाले बजट में भी इसका जिक्र बहुत बाकायदा हुआ है, इसलिए आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है। फिर आते हैं अपने आखिरी पेज पे, जो पेज 16 है। लेबनान एक महत्वपूर्ण प्लेस के रूप में उभर रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह पे जो आक्रमण की बात चल रही है, इजराइल ने बोला है कि हम हिजबुल्लाह पे आक्रमण कर देंगे, तो साथ में ईरान भी बोल रहा है कि अगर आपने हिजबुल्लाह पे आक्रमण किया तो हम काउंटर अटैक कर देंगे। फिर हो सकता है कि आलमी जंग बन जाए, वर्ल्ड वार बन जाए, तीसरा वर्ल्ड वार भी बन सकता है, ये जंग अजीम। तो देखते हैं क्या होता है हालांकि, लेकिन लेबनान क्योंकि न्यूज़ में आया है, इसलिए लेबनान के आसपास कौन सी नदी बहती है, कौन सा सागर है, किससे सीमा लगती है, इसकी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखते हैं। वोट फ्रॉड इन वेनेजुएला, इसकी बात चल रही है। दरअसल हुआ क्या है वहाँ पे, हुगो चावेज एक बहुत बड़े नेता थे जो 1999 में वेनेजुएला में राष्ट्रपति बने। फिर उसके बाद वो ऐसे नेता थे
जो अमेरिका के समर्थन से बने थे, अमेरिका के विरुद्ध बने थे और अमेरिका को सीधे सीधे चैलेंज करते थे हुगो चावेज़। और फिर उसके बाद जब उन 2015 के आसपास उनकी मृत्यु होती है तो उनकी गद्दी संभाली थी निकोलस मडुरो ने। फिर निकोलस मडुरो जो है निकोलस मडुरो अब कार्यकाल, जब दूसरा कार्यकाल उनका अब ख़त्म हुआ है, समाप्त हुआ है, तो फिर से वो गद्दी पे बैठने जा रहे हैं। 51% वोट उनको मिला है टोटल। लेकिन जो विपक्षी लोग हैं, उनका जो नेता है एडमुंडो गोंजालेज, वो लोग कह रहे हैं कि 70% जो बैलेट्स की जो जांच की गई है उसमें तो एडमुंडो गोंजालेज आगे चल रहे हैं, तो ये निकोलस मडुरो से जीत रहे हैं। और यहाँ तक कि जितने 90% जो ओपिनियन पोल्स थे उसमें भी एडमुंडो गोंजालेज को जीतता हुआ दिखाया जा रहा था। ठीक है, तो निकोलस मडुरो जीत कैसे रहे हैं? इसका मतलब है कोई ना कोई वेनेजुएला में वोट का फ्रॉड हुआ है, वोटिंग से रिलेटेड। फिर उसके अलावा मसूद पेजेश्कियान ईरान के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं, नए राष्ट्रपति बन गए हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट नाम है, यूपीपीसीएस वगैरह में पूछा जा सकता है, आईएएस में प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन आप इम्पॉर्टेंट है इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।